Hello students, I Muhammad Bilal Bhatti, physics teacher, welcome you all to another informative lecture of motion and force. Surely this lecture will rectify and revamp your knowledge about the subject. हमारा आज का लेक्चर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से और जिसके लर्निंग आउटकम है बुक के मुताबिक डिस्क्राइब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आइए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टेट और डेराइव करने से पहले बात कर लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्टेटमेंट के अंदर बात होगी कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो किसी और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट ना करे आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। जो वर्बल डेफिनेशन है लिटरेचर की, उसके मुताबिक इट इज़ अ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल एजेंसी एग्जर्ट्स एनी फोर्स। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल मुदाखलत ना हो उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। आप समझ लें कि घर में आपस में जो घर वाले हैं वो जितनी मर्जी लड़ाई कर लें या एक दूसरे पर फोर्स लगा लें, किसी नेबर की ज़रूरत ना हो कि वो आकर कोई इम्पैक्ट करे या दखल अंदाजी करे। इस ऐसे सिस्टम को ही आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक कंटेनर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, प्रिसाइजली स्पीकिंग आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स। आपने पढ़ा होगा कि जो किसी भी कंटेनर में कांस्टेंट टेम्परेचर पर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकराते हैं, कंटेनर की दीवारों से टकराते हैं, अपनी डायरेक्शन को बदलते हैं, तो एक्सटर्नल कोई इम्पैक्ट नहीं आता। तो हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ उनकी आपस की फोर्स की बात करते हैं। इवन आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर आइडियली जो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका भी इम्पैक्ट नहीं होता उनके दरमियान। वो तभी एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं जब टक्कर होती है, जब कोलाजन होती है। एक्सेप्ट कोलाजन देयर इज नो फोर्स। तो ऐसा जो सिस्टम है उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यही लिखा गया है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ गैस वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप सीखेंगे थर्मल फिजिक्स पढ़ते हुए कि अगर टेम्परेचर में चेंज आएगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा, तो वो एक्सटर्नल इफेक्ट शामिल होना शुरू हो जाएंगे टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से। तो इसलिए मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर को कैपिटल लेटर्स में लिखा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर पूछा जाता है कि एग्जाम्पल बताएं आइसोलेटेड सिस्टम की, तो स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स, बस। तो यहाँ पर प्रिसाइजली ये रिजेक्टेड आंसर होगा कि अगर सिर्फ ये लिख दिया जाए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर, साथ बताना ज़रूरी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एनक्लोज्ड इन अ ग्लास वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टिट्यूट एन isolated system. The molecules can collide with one another because of their random motion, but being enclosed by glass vessel, no external agency can exert a force on them. आप इसको सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम विच डज नॉट इंटरेक्ट विद एनी अदर सिस्टम। जिसको बुक की लाइन इस तरह लिखी हुई है कि ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स ना लगाए आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ऐसा सिस्टम जो किसी और सिस्टम से इंटरेक्ट नहीं करता आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अच्छा, आइए डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हम फार्मूला डेराइव कर लेने के बाद प्रॉपर स्टेट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो डेरिवेशन में मान लें कि हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है कि जिस सिस्टम में दो स्मूथ हार्ड बॉल्स हैं जो आपस में जिनकी कोलाजन होनी है। ये देखिए मैंने चंद यहाँ पर जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इन वर्ड्स पर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर इसका मतलब जो हम डेरिवेशन या जो हम सिचुएशन बना रहे हैं उसके अंदर कहीं कमी कोताही रह जाएगी। तो अगर बात की जाए कि स्मूथ हार्ड बॉल है, अगर तो रबर बॉल हो तो फिर तो कंप्रेशन की फोर्स शामिल हो जाएगी या इलास्टिक फोर्स शामिल हो जाएगी। तो इसलिए कहा कि दो स्मूथ हार्ड बॉल्स हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में हम बात करेंगे मूव कर रहे हैं और वो नॉन स्पिनिंग है या नॉन रोटेटिंग है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। और पहले बॉल का मास m1 है, दूसरे बॉल का मास m2 है और वो मूव कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, और दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो रिस्पेक्टिवली v1 एंड v2 हैं। तो m1 की वेलोसिटी है v1
और m2 की वेलोसिटी है v2, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा दिया गया। m1 मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 से और m2 मूव कर रहा है वेलोसिटी v2 से। अच्छा, जैसी बॉल आपस में टकराते हैं, जब कोलाइजन होगी तो पहला m1 m2 के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसका नाम f रख लिया, और जो m2 m1 पर फोर्स लगाएगा उसका नाम f प्राइम रख लिया। यहां पर दो इंटरेस्टिंग बातें सीखने वाली कि इनकी कोलाइजन तभी पॉसिबल है, मतलब अगर पूछा जाए कि अगर दो बॉल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो कैसे पॉसिबल है कि उनकी कोलाइजन हो जाए, तो स्टूडेंट्स ये तब मुमकिन है जब v1 ग्रेटर होगा v2 से। और जैसे ही ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला दूसरे पर फोर्स लगाएगा f, तो m2 जो m1 पर फोर्स लगाएगा उसका नाम f प्राइम रखा है। बाय न्यूटन थर्ड लॉ आपको पढ़ा चुका हूं, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और ऑपोजिट डायरेक्शन तो नजर भी आ रही है। तो जो m1 m2 पर फोर्स लगा रहा है वो f है, और जो m2 m1 पर फोर्स लगा रहा है वो f प्राइम है। तो बाय न्यूटन थर्ड लॉ ये सारी बातें जो न्यूटन थर्ड लॉ की वो पूरी हो रही हैं। ये फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं और सेम नेचर की फोर्सेस हैं, और दोनों फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज पर लग रही हैं। f लग रही है m2 पर और f प्राइम लग रही है m1 पर। और हम आगे सपोज कर लेते हैं कि कोलाइजन के बाद दोनों बॉल्स के मैसेज नहीं बदले, यानी ये हार्ड बॉल्स थे, तभी शुरू में कहा गया कि ये स्मूथ हार्ड बॉल्स थे, इनके मैसेज नहीं बदले, लेकिन मान लें कि वेलोसिटीज बदल गई और टक्कर के बाद कोलाइजन के बाद m1 की वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम और m2 की वेलोसिटी हो गई v2 प्राइम। तो पूरी सिचुएशन और कंडीशंस के जिन कंडीशन में हमने ये बात की है वो आपके सामने है। ये बड़ी सिंपल सिचुएशन हम बना रहे हैं। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि कोलाइजन के बाद जो m1 है वो पीछे को चलना शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है कि कोलाइजन के बाद m1 रुक जाए, m2 तेज चलना शुरू हो जाए। ये सारी सिचुएशंस हम आगे चल के भी सीखेंगे, लेकिन जनरल केस जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने राइट साइड पर या स्ट्रेट लाइन वाली मोशन को कंसिडर किया है, और हमने राइट साइड वाली स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव ली है। हम वन डायमेंशनल कोलाइजन की बात कर रहे हैं, और बड़ी शानदार हम एक कन्वेंशन पढ़ते हैं जिससे कोई और केस बन जाए कि जिसमें बॉल रुक जाए या वापस आ जाए, तो हम एक सिंपल सी कन्वेंशन की बात कर लेते हैं कि राइट साइड वाली अगर वेलोसिटी पॉजिटिवली है तो अगर बॉल लेफ्ट होगा तो वेलोसिटी के साथ उस पैरामीटर के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और हम उस नेगेटिव को साइन को इक्वेशंस के अंदर प्लग कर देंगे। दैट्स इट। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सिंपलेस्ट सिचुएशन अगर आप समझ लें तो इसके बाद कोई और केस भी हो जिसमें बॉल रुक जाए या एक बॉल वापस आए या दोनों बॉल सेम डायरेक्शन में या दोनों बॉल्स वापस सेम डायरेक्शन में हो जाएं, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, कोई भी केस आ जाए, हम इजीली उसको स्टडी कर सकेंगे इस सिंपलेस्ट केस को अच्छे से समझ लेने के बाद। तो आइए अब तक जो पढ़ा है, जो हमने सिचुएशन बनाई है, मैं दोबारा आपकी खिदमत में रखता हूं। हमने ये सपोज किया कि दो हार्ड बॉल्स हैं, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पहले बॉल की वेलोसिटी दूसरे बॉल से ज्यादा है, तो यकीनन पहला बॉल दूसरे बॉल से टकराएगा। टक्कर हुई और टक्कर होने के बाद पहले बॉल की वेलोसिटी हो गई v1 प्राइम और दूसरे बॉल की वेलोसिटी हो गई v2 प्राइम। तो आइए डेरिवेशन की तरफ, मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। स्ट्रेट लाइन में मोशन है, बिफोर कोलाइजन m1 की वेलोसिटी v1, m2 की वेलोसिटी v2, आफ्टर कोलाइजन m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम और m2 की वेलोसिटी v2 प्राइम। तो यहां पर मैं m1 कर देता हूं कि m1 की वेलोसिटी v1 प्राइम और m2 की वेलोसिटी हो गई v2 प्राइम आफ्टर कोलाइजन। तो अगर हम इंपल्स मोमेंटम रिलेशनशिप की बात करें, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फोर्स इनटू टाइम इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम, या इंपल्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है कि जिसकी अगर बच्चा गलती कर दे तो डेरिवेशन कभी ठीक नहीं हो सकती। वो बात यह है कि F इंटू टी इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है। तो यहां पर सीखने वाली बात यह है कि जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है। अब जो मैंने डायग्राम आपके सामने पहले बनाई है, इसमें आप चेक कर लें, ये जो F प्राइम फोर्स लगी है ये M1 पर लगी है। तो जब मैं लिखूंगा F प्राइम इंटू टी, तो मुझे जो राइट हैंड साइड पर चेंज इन मोमेंटम लिखना है वो M1 वाले मैस का चेंज इन मोमेंटम लिखना है। और M1 वाले मैस का जो चेंज इन मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंज का मतलब कि कोलाइजन
से पहले जो m1 का मोमेंटम था वो था m1v1 और कोलिजन के बाद जो m1 का मोमेंटम है वो है m1v1 प्राइम। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर यहां पर मैं इस f प्राइम के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा f प्राइम इंटू टी विल बी इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस m1v1। फिर बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में चेंज आता है। तो यहां पर जो F प्राइम फोर्स लगी है वो M1 पर लगी है और हमें M1 के मोमेंटम का चेंज लिखना है। मोमेंटम के चेंज का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम यानी आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम है वो है m1v1 प्राइम और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या था m1v1। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है कि f प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू m1v1 प्राइम माइनस m1v1। अगर ये बात अच्छे से आपको समझ आ गई तो जो m2 पर फोर्स लग रही है वो फोर्स तो f लग रही है। तो ये तो बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि जो m2 पर लगने वाली फोर्स है वो है f। तो जब मैं f इंटू टी लिखूंगा तो फिर मैं लिखूंगा m2v2 प्राइम माइनस m2v2, यानी ये f फोर्स m2 पर लग रही है तो m2 के मोमेंटम का चेंज लिखना है और m2 के मोमेंटम का चेंज होगा m2v2 प्राइम माइनस m2v2। तो ये स्टूडेंट्स हो गया चेंज इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ इम्पल्स, या आप कह सकते हैं कि हमने इम्पल्स मोमेंटम रिलेशनशिप आपकी खिदमत में रखा। अब अगले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं इनको ऐड कर देते हैं। और इक्वेशंस को ऐड करने का मैथमेटिकल रूल आप जानते हैं कि जब दो इक्वेशंस को ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो f अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट तो सेम है। तो अगर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट सेम है तो टाइम कॉमन आ गया और लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया f प्लस एफ प्राइम और राइट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड्स को एज इट इज हमने प्लस की शक्ल में लिख दिया है। अगले स्टेप में यहाँ पर मैं दोबारा इसको ठीक कर दूं कि m1 मूव कर रहा है v1 प्राइम से और m2 मूव कर रहा है v2 प्राइम से। तो सिंस द एक्शन फोर्स f इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रिएक्शन फोर्स f प्राइम, जो कि मैं आपको बता चुका, यानी यहां पर f प्राइम इक्वल है माइनस f, या आप ये भी लिख सकते हैं कि f इक्वल है माइनस f प्राइम। तो f और f प्राइम की जगह अगर आप वैल्यूज प्लग करें, यानी f प्राइम की जगह अगर आप माइनस f लिखें तो f प्राइम माइनस एफ प्राइम या f माइनस एफ आपस में कैंसिल होंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हो जाएगी जीरो। तो हमारे पास जो शक्ल बन जाती है वो ये बन जाएगी कि चेंज इन मोमेंटम पहले बोल का m1 का जो हमने लिखा था और चेंज इन मोमेंटम दूसरे बोल का, इन दोनों का सम जीरो के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम स्टेट कर सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, या कॉन्सिक्वेंटली आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम इज जीरो। ये जो दूसरी लाइन है ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने अभी पढ़ी है कि m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2, यानी जो टोटल चेंज इन मोमेंटम है वो जीरो के इक्वल होता है। अगर हम इसको प्रॉपर स्टेट करें या रीअरेंज करके लिखते तो हमारे पास जो शक्ल बन जानी थी वो ये बन जानी थी कि m1v1 प्लस m2v2 इक्वल बन जाता है m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। जो पीछे हमने मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ी थी वो थी कि m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2 इज इक्वल टू जीरो। और ये है जो ऊपर सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड टू बॉल सिस्टम इज जीरो। लेकिन अगर उसी फार्मूले को रीअरेंज किया जाए, यानी माइनस वाली अमाउंट को दूसरी तरफ ले जाएं या प्राइम वाली अमाउंट को राइट हैंड साइड पर रखें जैसा कि आपके सामने, और जो प्राइम के अलावा वाली है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखें, तो आप देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें प्राइम नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये टोटल चेंज इन, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, और राइट हैंड साइड पे आपको वेलोसिटीज के ऊपर प्राइम नजर आ रहा है, मतलब ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में ये इक्वल होते हैं। तो स्टेटमेंट ये बनती है कि टोटल लीनियर मोमेंटम, क्योंकि हम सारी बात स्ट्रेट लाइन मोशन की या वन डायमेंशनल मोशन की कर रहे हैं, तो इसलिए प्रिसाइसली स्पीकिंग टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट
या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलाजन या और आफ्टर कोलाजन इक्वल होने का मतलब इट रिमेन्स कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट नोट जो नहीं भूलना वो ये कि जब भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो हमने मोमेंटम को जो वेलोसिटी है उसको एज वेक्टर ट्रीट करना है। यही बात मैं आपको कर रहा था कि कोई और भी सिचुएशन आ गई, बस याद रखिए कि अगर हमने राइट साइड वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव माना है तो लेफ्ट साइड पर अगर बॉडी मूव करना शुरू होगी तो हम ये जो ऊपर फार्मूला मैंने लिखा है इस फार्मूले में अगर मान लें कि बिफोर कोलाजन जो बॉल है वो लेफ्ट साइड पर जा रहा है तो ये जो V2 है इसको मैं -V2 लिख दूंगा। इसके आगे क्वेश्चन भी आपको मैं एक असाइनमेंट में क्वेश्चन भी इस तरह का दूंगा, असाइनमेंट में करवाऊंगा भी, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे प्रॉब्लम्स में, मोमेंटम की प्रॉब्लम्स में या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की प्रॉब्लम में, कि जिसमें हम साइन कन्वेंशंस का हिसाब रखते हुए प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव कर देने के बाद, इसकी सारी बातें और सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी खिदमत में रखने के बाद आपको मैं बताता चलूं कि हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है हमने तो सिर्फ और सिर्फ इसको स्टडी किया है या डिराइव किया है इसका रिलेशन कोलाजन्स के हिसाब से। कोई भी ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड हो उसके ऊपर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम जनरली इस बात को ऐसे स्टेट करते हैं कि इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम टोटल मोमेंटम बिफोर, कोलाजन का वर्ड नहीं बोल रहा, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। मसलन आइए मैं आपको चंद एग्जांपल्स बोलता हूं जो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी देखेंगे या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रॉब्लम्स जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी देखेंगे कि आप समझ लें कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, टोटल मोमेंटम बिफोर ब्लास्ट इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर ब्लास्ट। अगर आप स्प्रिंग दो मैसेज के साथ अगर स्प्रिंग आपस में कनेक्ट किया हो उनको तो उसके लिए भी हम इस तरह स्टेट करते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सपेंशन ऑफ स्प्रिंग्स इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सपेंशन। या इस तरह भी स्टेट करते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर रेडियो एक्टिव डिके इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर रेडियो एक्टिव डिके। या हम देखते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम राइफल, जो कि हम आगे एक सिचुएशन पढ़ने भी वाले हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के हम दो जगह पे आगे अप्लाई करेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन और टोटल इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, और ये फायरिंग ऑफ बुलेट वाला भी आगे चल के हम देखेंगे। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है जो हम रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर भी बात करेंगे, और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है जिसकी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कि अगर एक ट्रैक्टर जा रहा है या ट्रक जा रहा है उसके अंदर कुछ मैस मौजूद है, कोई मैस उठाकर बाहर फेंक दें तो टोटल मोमेंटम बिफोर थ्रो और टोटल मोमेंटम आफ्टर थ्रो हम इसको भी अप्लाई कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसमें टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। मैं फिर बोल दूं, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिराइव कोलाजन्स के लिए किया है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम इसको बहुत सारी सिचुएशंस में अप्लाई कर पाते हैं। जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के वाले से, ये एक एमसीक्यू है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी खिदमत में जो मैं बोल रहा था कि आपने कन्वेंशंस को ज़हन में रखना है, उस हवाले से सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन है द डायग्राम शोज टू स्फेरिकल मैसेज approaching each other head on at the equal speed u. One is of mass m and other of mass 2m. दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करने वाले हैं, पहले का मैस m है दूसरे का मैस 2m है, और दोनों की जो स्पीड है इनिशियल वेलोसिटी वो u है, स्पीड सेम है, एक का मैस m है दूसरे का मैस 2m है। पूछा ये जा रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी सिचुएशन कंसिस्टेंट नहीं होगी विद प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो पहली ऑप्शन है कि जो 2m है वो लेफ्ट साइड पर u/3 स्पीड से चल पड़ेगा और जो m है वो राइट साइड पर 5/3u से। बीटा ऑप्शन है जो 2m मैस है लेफ्ट वाला वो u/6 स्पीड से लेफ्ट को जाएगा, और जो m मैस है वो राइट साइड पर जाएगा 2/3u स्पीड से। और जो सी ऑप्शन है उसमें जो 2m मैस है वो राइट साइड पर चलेगा
विद स्पीड u/6, ये जो u/6 है ये v1 प्राइम कह लें आपको, वेलोसिटी आफ्टर कोलाइन, और जो ms है राइट वाला ये 2/3 u से राइट साइड पर चलेगा, और डेल्टा ऑप्शन के दोनों मैसेज आपस में स्टिक कर जाएंगे और स्टिकी मूव करेंगे दोनों u/3 स्पीड से राइट साइड पर। तो देखने में ये क्वेश्चन आपको यकीनन टेक्निकल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको हिंट इसका बताता चलूं, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें, जो कि अभी आपने पढ़ा था, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम, यहां पर आपने करना सिर्फ ये है कि बिफोर कोलाइन ये वाला पोर्शन आपने अप्लाई करना है, यानी जहां पर m1 है वहां पर आप 2m लिखेंगे और v1 की जगह u लिख देंगे, प्लस जो m2 है उसकी जगह भी m लिखेंगे और v2 की जगह माइनस u लिख देंगे, इक्वल टू आप ये चारों जो ऑप्शंस हैं इनको इसी तरह से अप्लाई करके देखें। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो अगर, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी ये वैल्यूज प्लग करने के बाद जो अभी मैंने आपको बताई, यानी 2mu माइनस mu, जो जवाब आता है अगर राइट हैंड साइड उसके साथ कंसिस्टेंट होती है तो इसका मतलब आपकी वो वाली ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको आप अप्लाई करें। मैं इंशाल्लाह जब असाइनमेंट को सॉल्व करूंगा तो उस वक्त मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, चारों ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट है ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज इसको फिर यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे इलास्टिक कोलाइन इन वन डायमेंशन की। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।